हेलो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा लाइफ प्रोसेस, जो कि है हमारा रेस्पिरेशन। ऑलराइट, तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, आर वी गुड टू गो नाउ? सो रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी पहले लाइफ प्रोसेस से, जिसका नाम था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इंजेस्ट कर रहे थे। जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस बॉडी के अंदर चला जा रहा था तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो पहला काम बॉडी ये करती है कि उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। और कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को बॉडी के अंदर डाला, देन उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डाइजेशन। उसके बाद जब वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नेम्ड एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है कि उसके बाद क्या होता है। जब ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, जब वो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड के स्ट्रीम में डाल देती हैं, उसके बाद उस ग्लूकोज का क्या होता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में फेंक देती हैं, तो उसके बाद क्या होता है। ऑलराइट, अब हमको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है अपना एनर्जी बनाने के लिए, या फिर एनर्जी को जनरेट करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रोसेस के अंदर आता है हमारा रेस्पिरेशन। तो हुआ क्या कि माइक्रोविलाई ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर फेंक दिया, और मान लो सपोज़ करो कि ये वो सेल है जिसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है, और नीचे जो है ब्लड स्ट्रीम है। सो दिस इज़ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है और इसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हमारा ग्लूकोज। सो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, मान लो इस वाले सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है, दिस सेल रिक्वायर्स ग्लूकोज। तो ये सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज होगा इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, एक कैरियर लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूट। उस ग्लूट की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम से ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे इस सेल के अंदर चले जाएंगे। तो ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया, सेल के अंदर। तो ये आ गया हमारा ग्लूकोज। जस्ट अ मिनट। सो ये आ गया हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन टर्म का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट से होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड
कि फूड के साथ फूड का ऑक्सीडेशन होना, और फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि फूड के साथ ऑक्सीजन मिलने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। गुड टू गो। होगा कैसे? ग्लूकोज तो इस सेल के पास आ गया, अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए इस सेल को, तभी रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट हैं। रेस्पिरेशन इज़ नोन एज, रेस्पिरेशन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमको फूड तो आ गया, फूड क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये जो ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन को भी हमको इस सेल के पास पहुंचाना होगा। और ये ऑक्सीजन कैसे जाती है सेल के पास? ब्लड से होते हुए ही ऑक्सीजन इस सेल के पास पहुंचेगी। किस तरीके से? सपोज़ करो कि हमको इस सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। तो हम लोगों ने इनहेल किया। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में जा कर के भर जाती है। उन एल्वियोलाई के पास आता है ब्लड, और ब्लड इस ऑक्सीजन को उठा करके ले जाता है और किसके पास पहुंचता है? हार्ट के पास। और फिर हार्ट इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कि भाई जिस जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस सेल को ऑक्सीजन देकर आ जा। तो अब इस वाले सेल को हमारे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर क्या होना है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए फूड मतलब ग्लूकोज इस सेल के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। अब हमको पहुंचाना है ऑक्सीजन इस सेल को। तो ब्लड जो होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसे हार्ट ने पंप किया है, वो ब्लड इस सेल के पास ऑक्सीजन लेकर के आएगा। तो कंसिडर करो, आई एम टेकिंग रेड कलर। सो रेड कलर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, ये भी चीज़ देख लो, ब्लड के अंदर मेनली 3 तरीके की सेल्स होती हैं। पहली होती हैं जिनके अंदर हम बोलते हैं आरबीसीज, दूसरी कैटेगरी की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, और तीसरे तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। गुड टू गो। तो आरबीसीज जो होती हैं, इन आरबीसीज के पास एक बोट होती है, एक नाव होती है, और उस नाव में ही बिठा करके जो आरबीसी होते हैं, जिस नाव को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन नामक नाव में बिठा करके ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आरबीसी। और आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। तो मेरे ये बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर मेरे समझाने का पॉइंट ये है कि ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, उन आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन, और वो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के ऊपर ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो ऑक्सीजन उन हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड करता है, और फिर ब्लड उन आरबीसीज को लेकर के कहाँ जाता है? जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुँचा करके आएगा। तो मान लो ये हमारी आरबीसी के ऊपर ऑक्सीजन बैठी हुई है, और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट नामक बोट के ऊपर ऑक्सीजन बैठी हुई है। ठीक है, अब इस सेल के पास पहुंच गया, ये आरबीसी के मॉलिक्यूल इस सेल के पास पहुंच गए, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को लिए हुए। तो अब क्या होगा? डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से ये जो ऑक्सीजन होगी इसको इस सेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की,
वो लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन चारों गैसेस या जितनी भी हाइड्रोफोबिक गैसेस होंगी उन सब को ऐसे ही पास होने देती है डिफ्यूजन की हेल्प से। ग्लूकोज को पास नहीं होने देती। तो ग्लूकोज को पास कराने के लिए उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर, और उसका नाम है ग्लूट। तो जो ग्लूकोज होंगे वो कभी भी इस सेल की लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनको पार करवाने के लिए ग्लूट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यूं ही लिपिड बाइलेयर को पास कूद करके, परमिएबल होते हैं तो कूद करके यूं ही डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। गुड टू गो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गई। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें सेल के अंदर पहुंच जाएंगी उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, यानी कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और फिर ये जो ग्लूकोज होगा ये दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो ग्लूकोज होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एरोबिक का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन लेकर के आए हैं सेल के अंदर, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। गुड टू गो। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के। अब पायरुवेट तो नहीं बनाना था, बनाना क्या था इस सेल को? इस सेल को चाहिए थी इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रेस्पायरेशन प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी चाहिए थी। तो अभी तो एनर्जी आई नहीं है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है सेल को? एटीपी की फॉर्म में। तो कहीं एटीपी दिख रहा है ना, अभी पायरुवेट बने हैं। एक और केमिकल रिएक्शन, फर्दर केमिकल रिएक्शन होगा जिसके बाद ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, यानी कि ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स फाइनली एक और बार कन्वर्ट होंगे एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड बाकी के बनेंगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेगा ये सेल एनर्जी के लिए। यानी कि जैसे कोई भी गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है, वैसे ही ये सेल के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता है बिना एटीपी के। तो एक तरीके से ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर लाइक ऑफ पेट्रोल टू दिस सेल। ठीक है, ये सेल के लिए पेट्रोल की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एटीपीज नहीं होंगे तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। समझ में आया व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? अल्टीमेट रिजल्ट रेस्पिरेशन का ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने के बाद, यानी खाने का ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उन एटीपी मॉलिक्यूल्स को हमारी सेल यूज़ करती है अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। गुड टू गो, आगे चलें। नाउ
वही लिखा हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर। सो लुक हियर, लुक एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन नाउ। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द मेटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ पर जो लिविंग सेल्स होते हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, और ये एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? वी विल नीड ऑक्सीजन, एंड वी विल नीड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अल्टीमेटली जब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, व्हेन द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, देन दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। और वहाँ पर अल्टीमेटली जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होगा तो लास्ट में बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। गुड टू गो। सो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। अगर बहुत सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करो तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। गुड टू गो, आगे चलें। नाउ ये जो रेस्पिरेशन होता है इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किए हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस हम लोग पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन एक और बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन अगेन। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी एनाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उन एनाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होगी। और दूसरा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग लार्ज ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। गुड टू गो। लेकिन कैटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब तोड़ा जाता है और जब बॉन्ड्स किसी के बीच में यानी बॉन्ड किसी के बीच में टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। उल्टा होता है एनाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे थे। कैटाबॉलिज्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टूटते हैं और जब बॉन्ड्स टूटते हैं उनके बीच में तो बॉन्ड्स में होती है एनर्जी, और एनर्जी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होती है? रिलीज होती है। सो दूसरा पॉइंट यही है कि ये जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। गुड टू गो। नाउ मैंने अभी बताया था आप लोगों को ये वाला केमिकल रिएक्शन कि फूड यहाँ पर क्या होगा? फूड विल बी ग्लूकोज। जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होगा वापस से तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड। गुड टू गो। चलें आगे। नाउ रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? अब बात आती है टाइप्स की। तो रेस्पिरेशन बेसिकली 2 तरीके का होता है। पहली कैटेगरी होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी कैटेगरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बायोलॉजी के अंदर जहाँ भी ए टर्म आ जाए या फिर एन टर्म आ जाए, ANN, ए और AN का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन ज़रूरी है।
presence of oxygen should be there in the aerobic respiration. aerobic respiration के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन होने के लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन N का मतलब होता है एब्सेंस और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड। सो एन एरोबिक रिएक्शन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट मैंडेटरी। वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं बल्कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो वही लिखा हुआ है रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ एरोबिक। और जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन का योगदान नहीं होता रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज़ नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन के अंदर स्टेप्स क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन। फिलहाल आप लोग ये देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो पता है कि एरोबिक के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मैंडेटरी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पहली चीज़ क्लियर है। इस प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है। स्टार्टिंग में बात की थी कितने मॉलिक्यूल्स, 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग देखेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो कहाँ 38 और कहाँ 2। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है। और किससे रिलीज़ होती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर। गुड टू गो। नाउ होता क्या है कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स को बनाता है। गुड टू गो। नाउ ये जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये जितने भर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उन सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसे हमारे एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। गुड टू गो। क्या क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। कैन वी मूव अहेड नाउ? आर वी गुड टू गो? ओके। सो अब आता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये है हमारी दूसरी कैटेगरी रेस्पिरेशन की। इसके अंदर क्या होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एरोबिक के अंदर 38। तो कितना बड़ा अंतर है ना? तो हमारा जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज़ होती है फूड के ब्रेकडाउन से। कौन सा फूड? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही टूटेगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होता है उसका, और अल्टीमेटली देयर विल बी 38 ATP मॉलिक्यूल्स। बट इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन थोड़े अमाउंट की ही एनर्जी रिलीज होती है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज पूरे तरीके से टूट ही नहीं पाता, तो वहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और जिसके वजह से सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। तो ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स बहुत कम अमाउंट की एनर्जी, तो वही सेम चीज़ पहले पॉइंट में लिखी हुई है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है। गुड टू गो। नाउ किस किस ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? तो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जो कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उन बैक्टीरिया, उन आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो दूसरी कैटेगरी का रेस्पिरेशन देखने मिलता है, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। गुड टू गो। चलें आगे। नाउ ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर भी, लेकिन कंडीशन ये है कि जब ह्यूमंस बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो कम अमाउंट का ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच पाता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, यानी मेनली जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में ही देखने को मिलेगा, बट इट इज़ ऑल्सो सीन इन ह्यूमंस। लेकिन तब जब ह्यूमन कोई भी बहुत ज़्यादा स्टर्नस और विगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगी उसकी बॉडी के अंदर, और अल्टीमेट फेट ये होगा कि ग्लूकोज का पूरे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। आर वी गुड टू गो नाउ? नाउ ये जो हमारा, पीछे ही चलो वापस से एक चीज़ देखो इधर, ये जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी आती है इसके अंदर लैक्टिक फर्मेंटेशन, ऑलराइट। दूसरी कैटेगरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऑलराइट, तो ये 2 तरीके की कैटेगरीज में फर्दर सब कैटेगराइज होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आर वी गुड टू गो नाउ? नाउ इसमें पहली कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है। तो ध्यान से देखो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन जो टर्म है वो दूसरा टर्म यूज, मतलब एक दूसरा नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को कभी कभार फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। सो फर्मेंटेशन इज अनदर एनएरोबिक नॉन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग। नॉन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। और क्यों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है? बिकॉज देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो पूरे तरीके से नहीं टूट पाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये मेनली ईस्ट में देखा जाता है, फंजाई के अंदर देखा जाता है। फंजाई के अंदर ईस्ट
जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखा जाता है। अब फर्मेंटेशन जो ईस्ट में होता है उसका कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन कराया जाता है ताकि चीज़ बना सकें, बियर बना सकें, वाइन बना सकें, और प्रोसेस को नाम देते हैं ब्रूइंग। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस मेनली ईस्ट में होता है। और कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं इसके कि यहाँ पर बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, चीज़ बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। गुड टू गो, आगे चलें। नाउ देखो इधर यहाँ पर वही दिखाया हुआ है कि मान लो ये ग्लूकोज है, आई एम टेकिंग अनदर पेन। सो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्लूकोज जो है उस सेल के अंदर एंटर हुआ, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से वो जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। गुड टू गो। और ये प्रोसेस सेल के अंदर कहाँ हो रहा होगा? ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होगा। नाउ अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिस प्रोसेस के अंदर, जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके अंदर जो आगे वाला प्रोसीजर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर हमारे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर 2 कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। पहली कैटेगरी होती है एनएरोबिक के अंदर इथेनॉल फर्मेंटेशन, और दूसरी होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दोनों के अंदर सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का ही प्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली कैटेगरी एरोबिक रेस्पिरेशन। आर वी गुड टू गो नाउ? आगे देखो, अब आती है दूसरी कैटेगरी लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये मेनली ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है जब ह्यूमंस एक्सरसाइज करते हैं। क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्योंकि ऑक्सीजन की लैक होती है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन की लैक को फुलफ़िल करने के लिए, कमी को फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाती है। इसका मतलब ये है, ठीक है, देयर माइट बी सम कन्फ्यूज़न, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो बॉडी होती है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा उतना एफिशिएंटली, तो बॉडी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाती है। ऐसे समझ में आया? ये होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन भी कम जारी होती है, तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं है, तो बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन से एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच कर जाती है। नाउ
आगे वाला पॉइंट देखो कि लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में बनता है वो लैक्टिक एसिड ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लिवर को भेज दिया जाता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज करते वक्त हमारी मसल सेल्स के अंदर बनता है वो ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में उसको फेंक दिया जाता है और अब वो मूव करता हुआ लिवर के पास पहुंच जाएगा और लिवर के पास जा करके उस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट के मॉलिक्यूल में और बाद में उस पायरूवेट के मॉलिक्यूल को यूज़ करके सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस रिएक्शंस के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है। गुड टू गो। इस तरीके से प्रोसेस हुआ कि लैक्टिक एसिड जो बना है उस लैक्टिक एसिड को ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से लिवर में भेज दिया जाता है। लिवर में वो जो लैक्टिक एसिड होता है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट और वो जो पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स होंगे फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। गुड टू गो। आगे देखो आगे क्या होगा। नाउ लैक्टिक एसिड का जो एक्युमुलेशन होता है जब हमारी मसल्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं विग्रस फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एरोबिक से एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच हो गई थी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी थी तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं सकता लेकिन बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। दैट्स वाई बॉडी जो थी वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर गई थी। नाउ ये जो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है मसल्स के अंदर इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो इंसान बहुत थका थका फील करता है, फटिग होता है और दूसरा मसल के क्रैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स विल ऑल्सो बी देयर। गुड टू गो। नाउ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बीच में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल दोनों में हमको पता है ग्लूकोज ही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो वो जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरी तरीके से ग्लूकोज टूट नहीं पाता। समझ में आई बात? तो स्टार्टिंग मटेरियल दोनों में ग्लूकोज ही होगा। नाउ पहला स्टेप जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस और सेम वही स्टेप हमें देखने को मिलता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नाउ ऑक्सीजन की यूज़ किस में होता है? एरोबिक में होता है लेकिन एनएरोबिक में नहीं होता है। ये बात तो क्लियर है। नाउ सेल के लोकेशन यानी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ होता है, एनएरोबिक कहाँ होता है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पहले ग्लाइकोलाइसिस तक का जो प्रोसेस होता है 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस दैट विल टेक प्लेस इन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, यानी कि ये जो 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स और 38 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये पाया जाता है या फिर ये हमारा मैकेनिज्म देखने को मिलता है कहाँ पर होता है ये वाला प्रोसेस हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला प्रोसेस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन पहले तो साइटोप्लाज्म में होगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका दूसरा पार्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने मिलता है। नाउ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर, वाटर और CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। और इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट होता है हमारा लैक्टिक एसिड। नाउ ATP जो प्रोड्यूस होते हैं इसमें 38 होते हैं और इसमें 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन नेट गेन जो होता है इसमें 36 का होता है और इसमें 2 ATP का होता है। गुड टू गो। नाउ अब आता है ये ATP, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं ATP क्या है। आप लोगों को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो किसके पास जाते हो, पापा के पास जाते हो कि पापा पैसे दे दो। तो जैसे पापा आपके घर में आपकी मनी करेंसी हैं, वैसे ही जितना भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है उन सेल को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी करेंसी जो होती है सेल की, एनर्जी कौन देता है, एनर्जी देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में देता है, पैसा किस फॉर्म में मिलता है, रोकड़ा किस फॉर्म में मिलता है, रुपए की फॉर्म में ना। वैसे ही जो एनर्जी होती है वो मिलती है सेल को ATP की फॉर्म में। और ATP क्या होता है, ATP हमारा एनर्जी करेंसी है सेल की। जैसे मनी करेंसी वैसे ही एनर्जी करेंसी सेल की है हमारा ATP। और ये जो ATP होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही प्रोड्यूस होता है। अभी देख चुके हैं हम लोग, न्यूट्रिशन के बाद देयर विल बी दिस अनदर लाइफ प्रोसेस विच इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, एंड इन द रेस्पिरेशन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ATP molecules, and these ATP molecules are generally the energy currency of the cell. That means the cell will use these ATP to do various metabolic activities. Good to go? Now पहला पॉइंट समझ में आया कि इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की, और ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। लुक एट द सेकेंड पॉइंट, 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देखो नाम क्या है, ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राई मतलब 3, तो इसके अंदर 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं, और वो जो 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं उनके अंदर पूरी एनर्जी स्टोर होती है। और जब हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा जो सेल होता है इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ देता है, और उन फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको सेल यूज़ करता है अपने सारे काम करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। और प्रोसेस क्या होता है, अभी देख करके आए थे हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आर वी गुड टू गो। लुक हियर, कितने मॉलिक्यूल्स बताए मैंने फॉस्फेट के, एक ATP का डायग्राम बना हुआ है, ATP का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नॉट डायग्राम, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अभी बताया ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1, 2 एंड 3। जब भी हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये जो बॉन्ड हैं इनके बीच में, इन बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो ATP होता है वो सेल को एनर्जी देता है। ठीक है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक राइबोस शुगर होती है, और हमारा नाइट्रोजीनस बेस होता है जो कि एडेनिन है। ATP के अंदर एडिनोसिन, एडेनिन नाइट्रोजीनस बेस होता है, और राइबोस शुगर होती है, और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो एडेनिन नाइट्रोजीनस बेस ये रहा, राइबोस शुगर ये रही, और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमारे ये रहे। गुड टू गो, आगे चलें। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। सो अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और प्लांट्स जो होते हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन को ही फॉलो करते हैं, और वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है
उसके अंदर जो प्लांट होते हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं। नाउ पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न। The direction of diffusion depends upon environmental condition and the requirements of the plant. यानी डिफ्यूज़न की जो डायरेक्शन होगी वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड होगी और प्लांट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होगी। जैसे अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं। कैसे? अगर हम लोग पहले पार्ट रूट की बात करें तो रूट जो होती है प्लांट की वो ऑक्सीजन को लेती है। कौन सी ऑक्सीजन? किस लिए चाहिए ऑक्सीजन? रेस्पिरेशन के लिए। तो वो जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए प्लांट को, अगर वो रूट की हेल्प से ली जा रही है तो वो हमारी रूट की हेल्प से जो ऑक्सीजन ली जाएगी वो एयर से आएगी। इट विल कम फ्रॉम द एयर से, और सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से वो प्लांट के अंदर पहुंच जाएगी। यानी प्लांट के अंदर जो रूट होती हैं उनके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, और जो प्लांट होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से एयर से डायरेक्टली वो जो हमारी एयर से डायरेक्टली हमारी जो ऑक्सीजन होगी दैट विल गो इनसाइड द प्लांट। गुड टू गो। नाउ अगर हम लोग बात करें कि रेस्पिरेशन जो है स्टेम में हो रहा है और वहाँ पर जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को कैसे लेता है, तो अगर स्टेम की हेल्प से प्लांट ऑक्सीजन को ले रहा है तो स्टेम के पास प्लांट के, यानी जितने भी हर्बेशियस स्टेम होते हैं, ऐसे स्टेम जिनका तना, हर्बेशियस मतलब दे आर फ्लैशी इन नेचर, ऑलराइट। सो जिनका तना जो है हमारा हर्बेशियस होता है, वो जो प्लांट होते हैं हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं उनका जो स्टेम होता है उनके पास होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा होते हैं, और वो जो स्टोमेटा होते हैं जब वो ओपन होते हैं तो हमारा प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज भी रेगुलेट करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे। गुड टू गो। या फिर ऑक्सीजन जो चाहिए प्लांट को, हाँ, ऑक्सीजन भी जो चाहिए प्लांट को, वो जो ऑक्सीजन होती है अगर वो स्टेम की हेल्प से जा रही है देन जो स्टेम होता है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स की हेल्प से ही गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट होता है। लेकिन वो ट्रीज़ या फिर वो प्लांट जो कि बड़े हैं और जिनका जो तना है वो वुडी तना है, तो उन प्लांट्स के पास, उन ट्रीज़ के पास स्टोमेटा नहीं होते उनके स्टेम में। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? वुडी स्टेम वाले प्लांट्स के अंदर जो बार्क होती हैं उन बार्क में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लेंटिकल्स की हेल्प से ही गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट होता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन की, तो लीव्स के अंदर भी हमारे स्टोमेटा, ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा से होकर ही गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट होता है। ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो हर वक्त होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर ऑल द टाइम होता है, मतलब 24/7। ये चीज़ याद रखना। आगे एक पॉइंट आएगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो तभी समझ में आएगा जब ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। नाउ दिन जब होता है, डे टाइम के अंदर जो CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, क्या प्रोड्यूस होती है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो दिन के टाइम में जो प्लांट के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहे हैं,
उनको प्लांट यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस की एक रिक्वायरमेंट CO2 भी होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, दूसरा सनलाइट, तीसरा हमारा CO2 गैस और चौथा चाहिए होता है पानी। तो जो ये CO2 होती है, अगर दिन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो CO2 बन रहे होते हैं, उन्हीं CO2 को यूटिलाइज कर लेता है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर। गुड टू गो। तो कोई भी हमारा CO2 रिलीज़ नहीं होता दिन के टाइम में, होता भी है तो कम अमाउंट का CO2 रिलीज़ होता है दिन के टाइम में। लेकिन दिन के टाइम में CO2 रिलीज़ नहीं करते प्लांट, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बन रही होती है, उस ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं प्लांट दिन के टाइम में। गुड टू गो। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है लेकिन CO2 रिलीज़ नहीं होती दिन के टाइम में, क्योंकि वो जो CO2 रेस्पिरेशन में बन रही होगी उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें रात की, तो रात के अंदर, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन तो हर वक्त चल रहा होता है, तो रेस्पिरेशन के अंदर, प्लांट के अंदर रात में जो CO2 जनरेट होती है उसे प्लांट बाहर रिलीज कर रहा होता है। तो CO2 जो होती है एलिमिनेट वो प्लांट के अंदर रात को होती है, इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी रात में किसी भी प्लांट के नीचे मत सो, क्योंकि CO2 रिलीज करते हैं प्लांट रात में, क्योंकि दिन वाले टाइम में वो जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है, दिस इज वाई ये एडवाइस दी जाती है, इट इज़ एडवाइसेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। रात में पेड़ के नीचे मत सो, क्योंकि पेड़ जो होता है वो रात में CO2 को रिलीज कर रहा होता है, एंड CO2 इज नॉट गुड फॉर अस। गुड टू गो। नाउ रेस्पिरेशन जो होता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर मेनली 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं। एक वो होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं। तो दोनों के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। हाउ इट इज़ डिफरेंट? जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी के अंदर, पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? दैट इज H2O। दैट मीन्स देयर विल बी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर विल बी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसी को लेते हैं, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। गुड टू गो। नाउ ये जो ऑक्सीजन अलग अलग एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी अलग अलग एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन फिशेस, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेशन इन फिशेस देख लेते हैं पहले, देन वी विल मूव टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो नाउ जो फिशेस होती हैं या फिर जितने भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो गिल्स यूज़ करते हैं। दे यूज़ देयर गिल्स टू टेक अप डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। पानी के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको गिल्स से वो लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। गुड टू गो, डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से। और
जो CO2 उनके ब्लड स्ट्रीम में बन रही होती है या फिर जो CO2 उनके सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, उस CO2 को ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है एंड देन डिफ्यूजन प्रोसेस से वापस बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को पानी से बॉडी के अंदर पहुंचाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको बॉडी के बाहर फेंकने का काम करते हैं हमारे गिल्स। सो इनके पास होते हैं गिल्स। बच्चों, एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर। यानी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द डिज़ोल्व्ड फॉर्म इन वाटर। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, यानी उनको जो ब्रीदिंग होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को वो बॉडी के अंदर पूरी कर सकें। बच्चों, नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन में कई सारे ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सारे ऑर्गन्स से मिल करके एक सिस्टम बनता है जिस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलराइट, नाउ जो ऑर्गन्स हैं इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो ये सारे ऑर्गन्स हैं कि नोज़ होती है, नोज़ के अंदर हमारे 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। उसके बाद नसल पैसेज होता है, नसल पैसेज के बाद ट्रैकिया होती है जिसको विंड पाइप बोलते हैं। देन ब्रोंकाई, 2 बड़े बड़े नोड्स आते हैं और जो ब्रोंकाई होती हैं वो बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में बट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और ये जो हमारा पार्ट होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये लंग्स के अंदर ही आता है एंड इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज़ द लास्ट वन। ये होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। अब होता क्या है, नॉस्ट्रल्स। सबसे पहले जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है इन 2 नॉस्ट्रल्स से होकर के पास होती है। तो पहला जो ऑर्गन है जो कि इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो पहला ऑर्गन होता है वो होते हैं ये 2 नॉस्ट्रल्स। तो एयर जो होती है ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है इन नॉस्ट्रल्स की हेल्प से और इन नॉस्ट्रल्स के अंदर होते हैं बहुत छोटे छोटे से बाल और म्यूकस जो कि किसी भी डस्ट पार्टिकल या फिर किसी भी पैथोजन को बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होने से रोकने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? नाउ देयर इज दिस सेकेंड ऑर्गन विच इज़ नोन एज फेरिंग्स और ये जो नसल चैम्बर होते हैं हमारे ये एक फेरिंग्स नाम के ऑर्गन में ओपन होते हैं। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स और ये जो लैरिंग्स होता है ये लैरिंग्स होता है इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं और ये ट्रैकिया के बिल्कुल सामने लोकेटेड होता है। बच्चों को नाउ ट्रैकिया क्या होती है? इट इज़ अ विंड पाइप। जैसे ईसोफेगस होती है और ईसोफेगस का क्या काम होता है कि हम लोगों ने खाना खाया, खाना मुंह से स्टमक तक पहुंचाने के लिए एक पाइप होती है जिस पाइप को हम नाम देते हैं ईसोफेगस। वैसे ही इन नॉस्ट्रल्स से ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाने के लिए भी एक पाइप होती है एंड वी कॉल दैट पाइप विंड पाइप और उसी का नाम है ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया होती है इसके पास रिंग्स होती हैं कार्टिलेजेस की और ये जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेजेस की ये इंश्योर करती हैं कि हमारा जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना कर जाए। गुड टू गो।
नाउ तो देखो इधर, हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ से एंटर करेगी? नॉस्ट्रल्स से। तो ऑक्सीजन एंटर करेगी नॉस्ट्रल्स से। नॉस्ट्रल के बाद ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये आएगी इस वाले ट्रैकिया में। दिस इज़ ट्रैकिया। ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया के बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, दैट इज़ नोन एज साउंड बॉक्स। उसके बाद ये जो हमारी ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया दो जस्ट अ सेकेंड, ये जो ट्रैकिया होती है ये दो बड़े बड़े नोड्स में डिवाइड कर जाती है, एंड दोज नोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई होते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। और फिर जब ब्लड हमारा यहाँ आता है तो डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से ये जो एल्वियोलाई होते हैं ब्लड को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ा देते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के अंदर जिन सेल्स को रिक्वायरमेंट है उन सेल्स को पकड़ा दिया जाता है। तो ये जो हमारे बहुत ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में लगे हुए होते हैं एल्वियोलाई। ऑलराइट, सो ये होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। तो ये हैं हमारी दो लंग्स। सो दिस इज आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पर और देखो और क्लियर दिया हुआ है कि नोज़ है, यहाँ से नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन पास हुई, उसके बाद ये विंड पाइप से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स के अंदर पहुँच जाती है। और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एल्वियोलाई। और ये जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं ये बलून शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम ये होता है कि गैस को एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर देना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके लिए देना, उनके लिए ब्लड को पकड़ा देना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेकर के आता है बॉडी के अंदर से उसको बाहर फेंक देना, बिकॉज दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। तो यही लिखा हुआ है कि हर जो ब्रोंक्यूल होती है वो फाइनली एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई का क्या काम होता है? गैस को एक्सचेंज करने का, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का। और ये जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज से सराउंड होती हैं। इनके आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ब्लड को दे देती हैं, और ब्लड से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और उसे बॉडी के बाहर फेंक देती हैं। अब बात आती है रेस्पिरेशन के अंदर का जो मैकेनिज़्म होता है ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, और दूसरा स्टेप होता है गैस का एक्सचेंज। तो अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा इनहेलेशन, और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है दैट विल गो इनसाइड द बॉडी। ऑक्सीजन हम लोगों ने अंदर ली, इसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं कि इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। तो एयर का अंदर जाना,
लंग्स के, और लंग्स से बाहर आना ही ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग के एक साइकिल के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। नाउ इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, इनहेलेशन के अंदर हमारा जो डायफ्रेगम की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है दे विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो लुक एट द डायग्राम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी लंग्स जो होती हैं वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं। तो जब हम लोगों ने इनहेलेशन किया तो ये जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होता है कि लंग्स हमारी एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो लंग्स में पहुंच जाती है, क्योंकि एयर हमेशा हाई प्रेशर से फ्लो करती है उस जगह पर जहां पर प्रेशर कम है। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, बॉडी के बाहर, और प्रेशर कम कहाँ है, लंग्स के अंदर। तो होता क्या है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लंग्स एक्सपेंड हो जाती हैं, और बाहर क्योंकि हमारा प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से, यानी बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर लंग्स के पास मूव करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज़ हाउ इनहेलेशन वर्क्स। एक्सहेलेशन के अंदर इसका उल्टा होता है, और क्या होता है, उसके अंदर जो लंग्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करने लगती हैं, यानी वॉल्यूम जो होता है चेस्ट कैविटी का वो कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो जाती है, और हमारा जो रिब्स हैं और डायफ्रेगम है वो हमारा रिलैक्स फेज में आ जाता है, रिलैक्सेशन में आ जाता है, और जिसकी वजह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाहर। और अब जो प्रेशर है वो कहाँ ज़्यादा है, लंग्स के अंदर। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एक्सहेलेशन के अंदर हमारा लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो CO2 को अंदर से बाहर फेंक दिया जाता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। गुड टू गो। नाउ गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता कैसे है, तो डायग्राम देखो पहले। मान लो ये हमारी एल्वियोलाई है, और इसी एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न से होता है, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को दे देती हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट हैं, और उन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है। तो ऑक्सीजन जाकर के वहाँ बाइंड कर जाता है, और जिस CO2 को ये लेकर के आती है उस CO2 को वापस से एल्वियोलाई को दे दिया जाता है। वो एल्वियोलाई एक्सहेलेशन प्रोसेस की हेल्प से उस CO2 को बॉडी के बाहर फेंक देगी। सो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि एल्वियोलाई जो है सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। वॉल्स जो होती हैं एल्वियोलाई की, उनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। अगर हम लोग इनहेलेशन की बात करें तो एयर क्या होती है, लंग्स के अंदर हम लोग फिल करते हैं, और वो जो एयर होती है वो एल्वियोलाई के अंदर आकर के भर जाती है। अब ये जो एल्वियोलर एयर है, और इस एल्वियोलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन हमारा ब्लड ले लेता है, और इस
ऑक्सीजन को लेने के बाद वो हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसको पंप करता है ब्लड को, और बॉडी के अंदर जिन जिन सेल्स को उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड उस ऑक्सीजन को उन सेल्स को दे देता है। और जब ब्रीदिंग साइकिल आगे बढ़ रहा होता है, एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. Yes, तो मैं बोल रही थी कि हमारे जो ब्लड होता है, मान लो ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं। पहली सेल है हमारी आरबीसी, दूसरी इम्पॉर्टेंट सेल होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी इम्पॉर्टेंट सेल होती है प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी होती है, इसके ऊपर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ आकर के ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो ये जो डिफ्यूज़न है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके बीच में भी कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन है? ये कोरिलेशन है कि ये जो हमारी एल्वियोलाई से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट ब्लड के आरबीसी के हीमोग्लोबिन में होती हैं। तो हीमोग्लोबिन पर हमारा ऑक्सीजन बाइंड करता है, देन वो जो ब्लड होता है उसको हार्ट में पंप कर दिया जाता है। उसके बाद जिस सेल को उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उस सेल को वो ब्लड ऑक्सीजन दे करके आ जाता है। सो ह्यूमन के अंदर, थर्ड पॉइंट देखो, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके पास ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट होती हैं, इसके पास ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इस पर बाइंड कर जाता है। एंड ये जो पिगमेंट होता है, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है पानी में ऑक्सीजन से, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ही हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती रहती है। गुड टू गो। यानी कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पिगमेंट पे बैठ करके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो सॉल्युबल है पानी में ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ही ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस इज़ हाउ आवर रेस्पिरेशन वर्क्स। तो आगे वाला लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन हम इससे अगले वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। आगे वाले वीडियो के अंदर 2 लाइफ प्रोसेस रह गए हैं, पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एक्सक्रीशन। सो विल डिस्कस अबाउट दैम इन डिटेल एज वेल। सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे जो चैप्टर्स हैं उनके डिटेल्ड वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ऑल राइट, सो आर वी गुड टू गो नाउ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो बाय बाय।